तो चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तराखंड के पौड़ी में गुरु अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण किया है। इस दौरान उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर के अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। सीएम योगी ने ईद का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी में कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं अता की गई। उन्होंने कहा सभी की आस्था का सम्मान है, लेकिन एक दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ कल यानी कि 5 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ हरिद्वार का दौरा करते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी हरिद्वार में होटल भागीरथी का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत यूपी और उत्तराखंड के कई मंत्री शामिल रहने वाले हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के बीच हुए परिसंपत्ति बंटवारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने होटल अलकनंदा को उत्तराखंड को सौंप दिया है और उसके बराबर में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भागीरथी होटल का निर्माण भी करवाया है, जिसका निर्माण यूपी राज्य के निर्माण निगम ने किया है। सीएम योगी के दौरे से पहले यूपी के अधिकारियों ने हरिद्वार में डेरा जमाया हुआ था। उद्घाटन कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उन्होंने इसकी घोषणा की थी। इसका नाम किया था भागीरथी होटल। बराबर में जो बनाया उसका नाम है अलकनंदा होटल, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा दो नदी हैं, उनसे दोनों को मिलकर गंगा जी बनी है। यूपी टूरिज्म का होटल बन रहा है और यूपी वालों ने बनवाया अपने पैसे से, जो कि 72 बाई 36 स्क्वायर मीटर में इसका एरिया है। और इसका 5 तारीख को भी ये पूरा कर दिया गया। निर्माण निगम द्वारा, यूपी राज्य के निर्माण निगम के द्वारा इसे बनाया गया है, जो कि ये 5 तारीख को, इसका 5 मई को उद्घाटन होना है। उद्घाटन में योगी आदित्यनाथ जी, पुष्कर सिंह धामी जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, सतपाल महाराज जी, रमेश पोखरियाल निशंक जी और यूपी गवर्नमेंट के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह उपस्थित होंगे। वहीं कोरोना संक्रमण काल से उबरने के बाद इस बार प्रदेश में ईद का त्यौहार काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने सुबह नमाज अदा की। इसके दौरान सभी ने देश के लिए अमन और चैन की दुआ मांगी है। प्रदेश की सभी प्रमुख मस्जिदों में 2 साल बाद एक साथ बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज अदा की है। लखनऊ के ईदगाह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लोगों से गले मिलकर उनको ईद की बधाई दी। वहीं उत्तर प्रदेश में आगरा, मेरठ, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी, इन तमाम क्षेत्रों में, साथ में ही गोरखपुर में भी लोगों ने 9 बजे से मस्जिदों का रुख किया। सभी मस्जिदों में लोग बड़ी तादाद में उमड़े और नमाज अदा करते नजर आई। 8 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आज पूरे दिन की तस्दीक करती हुई। आईएएस ऑफिसर का सफर तय करने वाले डॉक्टर हरिओम तेज तर्रार आईएएस होने के साथ ही साहित्य और संगीत की दुनिया में भी इतिहास रचते नजर आए हैं। आईएएस डॉक्टर हरिओम ने कई किताबें भी लिखी हैं। तो वहीं जनता टीवी स्टेट हेड अनिल के अंकुर से खास बातचीत करते हुए आईएएस डॉक्टर हरिओम ने खास खुलासे भी किए और ये खुलासे उनके जीवन से संबंधित रहे। सुनिए। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी के साथ ही साथ साहित्य में, संगीत में सामंजस्य बनाया। कैसे बनाया, कैसे साहित्य में आए, कैसे संगीत में आए और ब्यूरोक्रेसी में लगातार दबदबा अपना कायम रखा। आज हम ऐसे शख्सियत से बात करेंगे जिनको कि किसी भी तवज्जो या किसी चीज का मोहताज नहीं है, लेकिन हम बताते हैं ये ऐसे आईएएस हैं जिनको दुनिया जानती है। अगर आप आज सोशल मीडिया में जाएं, फेसबुक में जाएं, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाएं, उनको पाएंगे डॉक्टर हरिओम। डॉक्टर हरिओम आईएएस अधिकारी हैं, अमेठी के रहने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे कि उनसे बात करने के लिए मैं चाहूंगा कि डॉक्टर हरिओम खुद बताएं कि शुरुआती तौर पर जब आईएएस बनने की उसमें रेस में थे, तब उन्होंने कैसे संघर्ष किया अपने जीवन में। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जनता टीवी के सभी दर्शकों को अपना नमस्कार कहना चाहता हूं और अनिल जी, आपका शुक्रिया कि आपने हमें स्टूडियो में बुलाया और हमसे बातचीत करने की इच्छा जाहिर की। जैसे गांव में एक बच्चा होता है, तो मैं मेरा एक गांव है कटारी, अमेठी ज़िले में, तो वहीं मेरा जन्म हुआ और मेरे माँ बाप अभी भी उसी गांव में रहते हैं। मेरा गांव से कनेक्ट बना हुआ है, जुड़ाव बना हुआ है। 12वीं तक की पढ़ाई तो हमारी गांव में ही हुई। उसके बाद गांव में भी क्या, मतलब आप कहिए कि 5वीं तक की पढ़ाई गांव में हुई, फिर 12वीं तक की पढ़ाई थोड़ा दूर, वहाँ से एक ब्लॉक स्तर पे एक इंटर कॉलेज था,
वहाँ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गए हम ग्रेजुएशन गाँव में करने जब के लिए। आपने शुरुआती पढ़ाई की, इंटर की प्राइमरी एजुकेशन होती है, मजबूत नींव मानी जाती है, तो ऐसी थी वहाँ पे क्या पे बिजली, सड़क या ऐसी सुविधाएं थी या नहीं थी? हाँ, नहीं, वो चीज़ें मैं बताने वाला था कि गांव जैसे टिपिकल गांव होते हैं कि आप सोचिए कि 10वीं क्लास में जब मैं था तब बिजली का कनेक्शन उस गांव में पहुंचा, मतलब ट्रांसफार्मर्स आए और खंबे लगे, तार खींचना शुरू हुआ और बहुत धीमी धीमी बिजली आती थी जिसमें वोल्टेज कम होता था। 12वीं तक की पढ़ाई हमने वो धीमी लाइट में, बीच बीच में ट्रांसफार्मर्स उड़ जाते थे, लाइट कम होती थी। तो वो दौर था जब सड़कें नहीं थी गांव में, कनेक्टिविटी नहीं थी, जब बारिश होती थी तो कीचड़ आ जाता था, बिजली जो है आती जाती रहती थी, कुछ घंटे रहती थी। क्या क्या अनुभव रहे जो रोचक हो, जो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, मतलब निश्चित रूप से कि क्या क्या उसमें आपकी रोचकता है जो रही है? सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आप लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं, उनकी ज़िंदगी को जानते हैं। अगर आपने फील्ड में अच्छा वक्त गुजारा है, जैसा कि मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं फील्ड में लगभग 13 साल, अगर मैं अपने एसडीएमशिप को देखूं, सीडीओशिप को देखूं, कलेक्टरशिप को देखूं, तो 13 साल मैंने अपनी सर्विस के फील्ड में गुजारे और 11 जिलों में तो मैं कलेक्टर ही रहा हूँ। बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स थे। गोरखपुर भी था उसमें, कानपुर था, सहारनपुर था, मुरादाबाद है, फतेहपुर था, हाँ, इलाहाबाद में भी था मैं। तो उसमें तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। उसमें गरीबी है, बेरोजगारी है, जो डिलीवरी सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम है, या छात्रवृत्ति है, या पेंशन है, तमाम शिक्षा है, उसमें हेल्थ सिस्टम है, इन सबको बहुत करीब से देखने का मौका हमें मिला। और ये समझ में आया कि भाई हिंदुस्तान को अगर हमको आगे ले जाना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप एक पोस्ट पे हैं, एक किसी कुर्सी पे हैं, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन आपको ओवरऑल, चूंकि हम लोग ऑल इंडिया सर्विस के लोग हैं, तो हमको ये सोचना रहता है कि हिंदुस्तान कैसे आगे जाए, देश कैसे आगे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हरिओम साहब, यहाँ पे आप हमारे स्टूडियो आए। जनता टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे और प्रगति करें और जनता को, क्योंकि आप तो प्रशासनिक सेवा में हैं, आईएएस हैं, तो अभी आपको तो बहुत लंबी सेवाएं देनी है, वैसे ही देखते रहें। धन्यवाद। वहीं ललितपुर में 13 साल की नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में थानाध्यक्ष सहित 6 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। पूरा मामला थाना पाली का, जहां पर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी को 4 युवकों ने बहला फुसलाकर भोपाल वो लेकर के गए, जहां चारों ने किशोरी से 3 दिन तक सामूहिक दुष्कर्म किया। जब किशोरी किसी तरीके से अपने घर पहुंची और पुलिस के पास गई तो वहां तैनात थानाध्यक्ष ने भी किशोरी को अपनी हवस का शिकार बनाया और सेल चाइल्ड लाइन वेलफेयर के सुपुर्द कर दिया। किशोरी का जब चाइल्ड लाइन में पूछताछ हुई तो पीड़ित किशोरी ने पूरे मामले का खुलासा किया है, जिसके बाद चाइल्ड लाइन वेलफेयर पीड़िता को लेकर ललितपुर एसपी के पास पहुंची। एसपी ने तत्काल थानाध्यक्ष सहित 6 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराते हुए पीड़िता का मेडिकल चेकअप करते हुए जांच की शुरुआत कर दी है। कल एक बच्ची अपनी मां के साथ पुलिस ऑफिस में आई थी। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर में उन्होंने ये कहा था कि 22 तारीख को उनको कुल 4 लड़के अपने साथ लेकर गए थे और उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब वो वापस पाली आई तो उनका ये कहना था। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अलीगढ़ में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर एक दंपत्ति ने आम जिंदगी में होने वाली शादियों की तरह ही सभी रस्म निभाते हुए धूमधाम के साथ में लड्डू गोपाल की शादी करवाई। शादी की बारात में सैकड़ों पुरुष और महिलाओं के साथ जिले के जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया है। तो वहीं दंपत्ति की तरफ से किए गए इस विवाह को जिसने देखा और सुना वो दंग रह गया। लड्डू गोपाल की शादी का ये पूरा मामला थाना बन्ना देवी क्षेत्र अंतर्गत बरौला जाफराबाद का है, जहां लड्डू गोपाल के प्रेम में लीन हुए एक दंपत्ति संगीता कुलश्रेष्ठ और संजय कुलश्रेष्ठ ने शादी तो की थी, लेकिन लड्डू गोपाल के प्रेम में लीन दंपत्ति ने बच्चा पैदा नहीं किया।
क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि दंपति ने 21 साल पहले लड्डू गोपाल को गोद लिया था, जिसके बाद दंपति ने उनका पालन पोषण एक बच्चे की तरह किया है। आज मैं अपने बेटा कन्नू जी जो ठाकुर जी हैं लड्डू गोपाल जी 21 साल पहले कृपा करके मेरे जीवन में आए थे। आज वो वयस्क हो गए तो उनका किशोरी जी के साथ विवाह कर मेरे लिए बिल्कुल मेरे बालक हैं। शादी के बाद हमने निर्णय लिया था हम पुत्र नहीं करेंगे, गोपाल जी की ही सेवा करेंगे। इन्हीं में समर्पित है। सेवा करते करते आप लोगों के आशीर्वाद से आज 21 साल हो गए। छोटे से बड़ा होते हुए मैंने देखा है, सारी लीलाएं करते हुए मेरे साथ, इसीलिए मुझे आज कुछ भी अच्छा नहीं लगता उनके साथ। लोगों का कहना है कि दंपति लड्डू गोपाल को प्रतिदिन नहलाते थे, उन्हें कपड़े पहनाए जाते थे और अन्य बच्चों की तरह उनको पढ़ाया भी जाता था। साथ ही हर साल उनका जन्मदिन भी धूमधाम से मनाया जाता था। इसी क्रम में अब 21 साल बाद दंपति आम जीवन में होने वाली शादियों की तरह उनकी शादी राधा रानी से रचा रही है। हमारे ठाकुर जी का ही शादी होने जा रही है राधा रानी के साथ, किशोरी जी के साथ होने जा रही है। इससे ज्यादा हर्ष का विषय नहीं हो सकता है, जो कि 21 साल तक हमारे कुलशेष जी ने उनका पालन पोषण किया, गिल्ली डंडा खिलाया, गेंद बल्ला खिलाया, हर तरीके से उन्हें पढ़ाया लिखाया, अच्छी परवरिश दी। आज 21 साल के बाद उनका विवाह होने जा रहा है। शादी में धूमधाम से बैंड बाजों के साथ लड्डू गोपाल की बारात निकाली गई है, जिसमें उनके तमाम रिश्तेदार इकट्ठा हुए। क्षेत्रीय लोग, विधायक समेत कई जनप्रतिनिधि भी इसमें पहुंचे। शादी में लड्डू गोपाल की बारात आई, जिसके बाद स्टेज पर वरमाला कार्यक्रम करवाया गया और फिर अंत में हजारों लोगों के भोजन के बाद उनके साथ फेरों की रस्म करने के बाद शादी को संपन्न करवाया गया है। वहीं दंपति के इस अनोखे अंदाज से की गई लड्डू गोपाल की शादी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। आगरा में स्मार्ट सिटी की तीसरी नजर लगातार अपराधियों और ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर आ रही है। यानी कि स्मार्ट सिटी के तहत शहर भर में लगे 800 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की नजर हमेशा से ही शहर के इलाकों पर रह रही है। इससे आगरा पुलिस को बहुत ज्यादा मदद मिल रही है। तो कई अपराधी इन्हीं कैमरों की मदद से पुलिस ने उनको धर दबोचा है अपराधियों को। आगरा स्मार्ट सिटी सेंटर में इसका इस्तेमाल कंट्रोल रूम के जरिए किया जा रहा है। कंट्रोल रूम के जरिए सारे जो कैमरे हैं वो मॉनिटर किए जा रहे हैं, जहां पर स्मार्ट सिटी सेंटर के लोगों के साथ पुलिस के कांस्टेबल्स भी लगातार निगरानी कर रहे हैं। इन कैमरों की एक खासियत ये है कि इनसे फेस रिकॉग्नाइज भी किया जा सकता है। साथ ही अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो आपके पास तुरंत ई चालान भी पहुंच जाएगा। इस भीषण गर्मी में जहां एक ओर बिजली धोखा दे रही है तो वहीं दूसरी ओर पेयजल का भीषण संकट भी खड़ा हो गया है। झांसी के कंजा गांव के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। 500 की आबादी वाले इस गांव में कई सालों से पेयजल का संकट है। इस भीषण गर्मी में जहां एक तरफ बिजली धोखा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ पेयजल का भीषण संकट खड़ा हो गया है। जनपद झांसी की मौरानीपुर तहसील के कंजा गांव के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। यहां पेयजल की भीषण समस्या खड़ी हो गई है। ग्राम कंजा जो 500 आबादी वाला गांव है, यहां पर कई सालों से पेयजल का भीषण संकट है। इस गांव के हैंडपंप चोक हो गए हैं, कुएं सूख गए हैं। गांव से 1 किलोमीटर दूर से किसान अपने खेतों से पाइपलाइन डालकर गांव में पानी लाते हैं। एक सूखे हुए कुएं में पानी को स्टोर करते हैं, फिर उस पानी को पूरा गांव इस्तेमाल करता है। पेयजल बिजली की भीषण समस्या को लेकर गांव में किसान पंचायत की गई, जिसमें किसानों महिलाओं की पीड़ा सुनी गई। पंचायत में महिलाओं का दर्द भी सामने आया। बहुत समस्या है, कभी कभी 8-8 दिन नहीं मिलता है तो बहुत दूर से जाते हैं हम लेन। प्यासन मरे जात, बाल बच्चे भूखन मरे जात। पानी बगैर क्या होता है, खाना भी नहीं बना सकते हैं, नहा भी नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं होता है। पानी की समस्या है, पानी नहीं मिलता है, ना बिल्कुल पानी नहीं है। भूखे प्यासे मर रही है, ना हमारे पास कुछ नहीं है, ना जगह, ना जमीन, ना घर, ना मकान, कुछ नहीं है। हम पानी ये नल से आता था तो वो भी नहीं मिलता, नल में पानी। किसानों ने कहा कि पानी न होने की वजह से इस गांव की पेयजल की समस्या को लेकर कई बार आला अधिकारियों से शिकायत की गई, पर निस्तारण के नाम पर गांव में एक पानी की टंकी स्वीकृत की गई, जिसका काम 1 साल पहले शुरू किया गया। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद आज तक पानी की टंकी का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। पन्नी कालानी में पन्नी उड़ के चली गई, आवास नहीं मिला, आवास मिला। और क्या परेशानी? पानी की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है,
वो को ऐसी दड़े बाहर है, वो को बाली बच्चे गांव में तड़फ रहे। आवास मिलने चाहिए हमको, पानी और लाइट। ऐसी धूप में डाली, हमारे पास तो पन्नी तो नहीं, क्या पानी गिरा तो बच्चे उड़ के लेट जाए। तो पानी की बहुत समस्या है बाबूजी, पानी को फिरते हैं सब लेने, कहीं पानी नहीं मिलता है हमको। ना हमारा कोई घर, ना मकान, कुछ नहीं है, ना कोई लाइट, ना फाइट, कुछ नहीं है बाबूजी। इस गांव की कोई पहली बार पेयजल की समस्या नहीं है, जहां लगभग 15 साल से पेयजल की भीषण समस्या है। आज तक इस समस्या का निराकरण करने में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन निराकरण कराने में सफल नहीं हो पाए हैं। चुनाव के समय नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। चुनाव जीत जाने के बाद ये गांव पानी के लिए संघर्ष लगातार करता रहता है। वहीं पंचायत में ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि गांव में पुराना तालाब बना था, जिसके सौंदर्यीकरण करने के नाम पर भी भ्रष्टाचार किया गया, जिसमें ना तो घाट बनाया गया, ना कोई व्यवस्था है। इस गांव के लोगों को बस उम्मीद है कि कब इनके लिए कोई राहत भरी खबर आएगी, जिससे कि वो पानी जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित न रह जाए और जो जनप्रतिनिधियों ने वादा किया था वो पूरा हो सके। झांसी से धर्मेंद्र सिंह परिहार की रिपोर्ट, जनता टीवी। आम आदमी पार्टी की कमान दीपक बाली के हाथों में सौंपी गई है, जिसके बाद प्रदेश में हर चुनाव के लिए तैयार होने का दावा किया जा रहा है। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली का कहना है कि संगठन मजबूती के साथ अपनी तैयारी पर है। आगामी उपचुनाव चंपावत के लिए 3 से 4 दिनों में आम आदमी पार्टी के प्रदेश के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ मंथन बैठक होगी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी अपनी प्लानिंग को आगामी चुनावों को लेकर के सामने रखने वाली है। चुनाव को लेकर जल्द ही प्रदेश में आम आदमी पार्टी के हमारे प्रदेश के नेताओं और चंपावत के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक रखी गई है। अगले 3 से 4 दिनों में इस पर उपचुनाव पर, चंपावत उपचुनाव पर निर्णय ले लिया जाएगा। अभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दोबारा से पूरे हौसले के साथ प्रदेश भर में लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। संगठन बनाने पर काम शुरू हो चुका है और जल्द ही आपको उपचुनाव को लेकर जो फैसला है पार्टी का, उसको अवगत कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश बिजनौर के नगीना से कोटद्वार घूमने आए 6 युवकों में से आमसोड के पास नदी में नहाने उतरे 4 युवकों की नदी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं मृतकों के साथ डूबने से बचे लोगों ने बताया कि नहाते वक्त एक युवक डूबने लगा और उसे बचाने के लिए एक करके कई सारे लड़के कूद गए। उनमें से 4 की मौत हो गई है। कोटद्वार और दुगड्डा पुलिस को सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, उनका रेस्क्यू करते हुए बाहर निकाला गया है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान आज उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मुलाकात करी है। ये शिष्टाचार भेंट रही। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर रक्षा मंत्री से चर्चा करी। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ये मुलाकात हुई है रितु खंडूरी की। इस दौरान केदारनाथ धाम का प्रतीक चिन्ह भी उन्होंने रक्षा मंत्री को भेंट किया। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का आगाज आज से हो गया है। आज यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुल गए हैं। 6 मई को केदारनाथ धाम और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे। यात्रा के पहले चरण में 45 दिनों तक 4 धाम यात्रा के लिए लोगों की यानी कि श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित की गई है। इस साल कोरोना जांच को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर बात की जाए तो बद्रीनाथ धाम में हर रोज 15,000 लोग दर्शन कर सकते हैं। तो वहीं केदारनाथ धाम में 12,000, गंगोत्री में 7, तो वहीं यमुनोत्री में 4,000 लोगों की संख्या नियत की गई। मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो 4 धाम की वेबसाइट है, वहां पर जाकर के जो श्रद्धालु 4 धाम यात्रा करना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन और साथ में जिस वाहन के साथ वो जाएंगे उस वाहन का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होगा। तो 4 धाम यात्रा कीजिए, उत्तराखंड का रुख कीजिए, लेकिन नियमों का पालन भी जरूर कीजिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।